आइए दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। चलिए जी, तो अगर हम अपने इस चैप्टर के यहाँ तक मतलब कह सकते हैं कि आप अंतिम चरण तक अगर पहुँच चुके हैं, तो अब जो बात रह जाती है वो रह जाती है किस चीज़ की कि भैया हमने अपना एलएलपी जो है वो खोल भी लिया, हमने एलएलपी स्टार्ट भी कर लिया, एलएलपी को हमने रन भी कर लिया, उसको अच्छे से रेगुलेट भी कर लिया। बट व्हाट आर दी सिचुएशंस जब इसको हमें बंद करना पड़ जाए, मतलब कि बंद करने से लेकर क्या प्रोविजंस हैं जो हमारा ये एक्ट हमें बता के चलता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि बात करेगा किसका, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। लास्ट या आप सेकेंड लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ मिसलेनियस बातें आएंगी छोटी मोटी एक दो, बट जो भी है आप कह सकते हैं दिस इज योर लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम अब कह रहे हैं कि भाई बहुत हुआ, अब आते हैं एलएलपी को क्लोज करने के ऊपर, इसको बंद करने के ऊपर। ठीक है सर। तो हमने अभी तक जो देखा है वो क्या देखा है, हमने ये देखा कि एलएलपी बेसिकली है क्या, इसके फायदे क्या हैं, एलएलपी के हमें अगर स्टार्ट करनी हो, रेगुलेट करना हो, तो इस तरीके से वो स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या क्या अफेयर्स वगैरह होते हैं, किस तरीके से उसकी फाइलिंग की जाती है, अगर कन्वर्जन करना हो तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। और अब एट लास्ट हम देखने जा रहे हैं, कन्वर्जन के बाद हमने एक कंपाउंडिंग वगैरह की बातें और देखी थी, एंड एट लास्ट जो अब रह जाता है वो रह जाता है हमारा क्या, कि अगर अब हम सब चीज़ों से उभर चुके हैं और हमें अब अपने एलएलपी को बंद ही कर देना है, या फिर हमारा ट्राइब्यूनल ये चाहता है कि इस एलएलपी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि कुछ कारण हैं ऐसे, तो वो कारणों के बारे में हम जानेंगे, मतलब उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस को अब हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन जो इसके अंदर आता है वो है सेक्शन नंबर 63। किसकी बात करता है, ये कहता है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन क्या है। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन क्या है, ये बात करेगा सेक्शन नंबर 63, जो कह रहा है क्या कि वाइंडिंग अप जो है इसका मतलब क्या है कि आप अपने एलएलपी को बंद करना चाह रहे हो, तो बंद करने की इच्छा दो लोगों की हो सकती है, या तो आपकी खुद की, और अगर आपकी खुद की इच्छा नहीं है तो दूसरा कौन व्यक्ति है वहां पे, ट्राइब्यूनल, जिसे कहते हैं हम बॉस ऑफ द एलएलपी। बेसिकली एलएलपी का आपका बॉस है। अगर आप खुद बंद करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके पास पूरे राइट्स है अपने एलएलपी को क्लोज करने के। आप उसका एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, या फिर सुओ मोटो भी आप जिस तरीके से भी चाहें अपने एलएलपी को क्लोज कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स सहमत होने चाहिए, ईजिली बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपने कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर रखी हैं जो कि ट्राइब्यूनल को पसंद नहीं है, और वो कहेगा क्या कि भैया इन हरकतों के साथ आप इस एलएलपी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हरकतें सही नहीं है, उन हरकतों के बारे में हम जानेंगे कहां पे, सेक्शन नंबर 64 में। सेक्शन नंबर 64 किसकी बात करता है, सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। मतलब कि 63 कह रहा है कि वही वाउंड अप जो है, वाइंडिंग अप जो है, वो कैसे कैसे किया जा सकता है, या तो आप खुद कर सकते हैं या तो ट्राइब्यूनल करेगा। खुद कर सकते हैं, बात समझ में आती है, भाई साहब धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, या फिर हमारा मन नहीं आगे काम करने का, हम बंद करना चाहते हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राइब्यूनल कहां से आ गया, तो उसकी बात बता रहा है 64, जो कह रहा है कि क्या ऐसी परिस्थितियां होंगी जब ट्राइब्यूनल आपके एलएलपी को बंद करेगा। ठीक है, तो पहला, जब एलएलपी खुद डिसाइड कर ले, मतलब सर वो तो वॉलंटरी हो जाएगा, नहीं, एलएलपी ने डिसाइड किया कि वो ट्राइब्यूनल से अपने एलएलपी को क्लोज करवाएगी, मतलब कि इसने एप्लीकेशन फाइल किया अंडर सेक्शन नंबर 60, जैसे कि आपने देखा था, जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की बात कर सकता है, तो उसमें वो एप्लीकेशन में ये भी कह सकता है कि इसको वाउंड अप कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। या फिर आपने देखा था रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन का केस, वहां पे भी कुछ एलएलपी जो है वो क्लोज हो जाती है और कुछ एलएलपी जो है वो बची रह जाती है, जो हमारी ट्रांसफर थी वो क्लोज हो जाती है और ट्रांसफरी जो है वो बची रह जाती है। ठीक है, तो वो किस सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसे हम कह सकते हैं क्या कि क्लोज तो कर रहा है कौन, ट्राइब्यूनल, बट किसने डिसाइड किया था, किसने प्रपोज किया था, तो एलएलपी ने डिसाइड किया था कि एलएलपी को वाउंड अप कर दिया जाए, किसके द्वारा, ट्राइब्यूनल के द्वारा। केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, आपने देखा था क्या कि भैया आपको कम से कम कितने पार्टनर्स चाहिए, आपको कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए इस एक्ट के तहत। बट कहा गया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपका पार्टनर जो है वो 2 से घट के 1 रह जाए, मतलब कि एक पार्टनर की या तो डेथ हो जाए या वो छोड़ के चला जाए बाय एनी रीजन, तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया गया था। आपको कहा गया था कि 6 महीने तक दूसरा पार्टनर ले आओ, और अगर नहीं लाओगे तो जो एक लौता पार्टनर होगा उसको ये समझ जाना है कि इसके बाद से जो भी एलएलपी के अफेयर्स होंगे, जो भी एलएलपी के ट्रांजैक्शंस होंगे, उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा।
मतलब एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर 6 महीने बीत गए हैं तो, और वो अकेला बंदा उस एलएलपी को चला रहा है तो। ठीक है सर, अब 6 महीने बीत गए, ये लाइबल होगा, ये बात भी समझ में आती है, बट ये बंदा है क्या, ये है खतरों के खिलाड़ी वाला बंदा। ये कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइबिलिटी ले लूंगा और मैं चलाने को तैयार हूं। पर ट्राइब्यूनल बीच में आ जाएगा, बोलेगा भाई साहब इतना खतरा कोई लेने को क्यों तैयार है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल झाल है। मतलब ये वो सिचुएशन आ गई जब आपका एलएलपी उस पीरियड में चल रहा है जब इसके 6 महीने खत्म हो चुके हैं और फिर भी आप इसको चला रहे हो, खुद की जिम्मेदारी पे भी चलाने को तैयार हो। एक्ट ने कहा जिम्मेदारी आपकी होगी, वो बात तो ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे कौन इंटरवीन कर सकता है, ट्राइब्यूनल, कि भाई हम भी जरा देखें कि ऐसी क्या सिचुएशन है कि ये बंदा दूसरा पार्टनर लेके नहीं आ रहा और खुद की जिम्मेदारी लेके भी चलाने को तैयार है, और अगर वो इंटरवीन करता है तो वो यहाँ पे ऑर्डर पास करने का भी राइट रखता है कि भैया इसको क्लोज करो। ऐसा थोड़ी होता है, एलएलपी बनाइए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तुम तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको चला रहे हो, दिस इज नॉट डन। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन कब है कि जब 6 महीने से ज़्यादा व्यतीत हो जाएं और नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 2 से कम ही रहे, तो उस सिचुएशन में भी वो यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकता है इसको क्लोज करने की। नाउ अगला पॉइंट कौन सा आता है कि भैया एलएलपी जो है वो देश के हित में काम नहीं कर रही है, मतलब कि देश के दायित्व को, देश की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी के हित में नहीं काम कर रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भैया वो इंडिया के लिए सही नहीं है, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए सही नहीं है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी अगर पकड़ी जाएगी, ट्राइब्यूनल को अगर उस पर संदेह होगा, तो उस केस में भी वो वाउंड अप का ऑर्डर यहाँ पे पास कर सकता है। ठीक है सर, अगला पॉइंट कौन सा आता है, अगला क्लॉज क्या है, अगला क्लॉज आपको कहता है क्या कि अगर आपने जो आपको फाइलिंग वगैरह के बारे में कहा गया है, फाइलिंग किस चीज़ की कही है सर, तो इस एक्ट ने आपको 2 फाइलिंग बताई है। एक बताया है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की फाइलिंग, और दूसरा बताया था आपको एनुअल रिटर्न की फाइलिंग। अगर ये दोनों फाइलिंग के अंदर या दोनों में से किसी भी एक फाइलिंग के अंदर, क्योंकि बीच में वर्ड क्या है और, अगर किसी एक या दोनों फाइलिंग के अंदर आपने 5 साल तक डिफॉल्ट किया कॉन्टिन्यूअसली, 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक अगर आपका डिफॉल्ट रहा है फाइलिंग में, तो उस केस में भी आपकी एलएलपी को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास 4 क्लॉजेस अभी तक आ चुके हैं। एक क्लॉजेस और है कि अगर ट्राइब्यूनल को यह लगता है कि ये सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल नैतिक होगा, ये बिल्कुल जस्ट एंड इक्विटेबल होगा कि इस एलएलपी को क्लोज कर दिया जाए। मतलब क्या हुआ कि यहां पे उसको ये फील हो रहा है कि भैया आप देश के हित में तो काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एलएलपी सही तरीके से रन नहीं हो रही है और फ्यूचर में ये कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती है या फिर कोई बड़े प्रॉब्लम अराइज कर सकती है, तो उस सिचुएशन में इसको बंद करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। या फिर ये ऐसे अफेयर्स में इंगेज है जो अफेयर्स आपको देश के हित में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अलाउड नहीं है करने, मतलब उस टाइप के आप ट्रांजैक्शन ना ही करें तो अच्छा होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वो जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर जो पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, वो पार्टनर्स का जो कह सकते हो पर्सनल कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है। मतलब कि कुछ भी ऐसे ग्राउंड जो कि एलएलपी को लगता है कि भैया वो ज़्यादा उचित है कि इसको क्लोज कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ कि इसको चलाने दिया जाए। मतलब कि यह कह सकते हो कि मिसलेनियस पावर दे दिए गए यहाँ पे कि ट्राइब्यूनल प्रूफ करे, ट्राइब्यूनल बस इस चीज़ को प्रूफ कर दे कि हाँ भाई इसको चलाना सही नहीं है, और उसको प्रूफ करते हुए वो क्या करेगा, इसको क्लोज कर सकता है। जब भी कभी क्लोजर के ऑर्डर एलएलपी के द्वारा पास किए जाएंगे ना, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑब्वियसली कि सीधा एक तरफा ऑर्डर नहीं होगा, आपको वो मोहलत देगा कि भैया हम क्लोज कर रहे हैं ड्यू टू एनी ऑफ दिस 5 रीजंस, ड्यू टू एनी ऑफ दिस 5 रीजंस। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहो। पहले वाले में तो उसने खुद अप्लाई किया था, दूसरे में 6 महीने बीत गए और एक ही पार्टनर उसको रन कर रहा है, तीसरे में आप कह रहे हो कि देश के वो हित में नहीं है, चौथे में आप कह रहे हो कि 5 साल तक आपने फाइलिंग में डिफॉल्ट कर दिया, और 5वें में कह रहे हो कि भाई ट्राइब्यूनल का ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, या फिर तुम फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लॉस मेकिंग फॉर्म बन जाओगे। लॉस मेकिंग फॉर्म का मतलब क्या होगा कि तुम कई क्रेडिटर्स का पैसा खा के भाग जाओगे। अब क्योंकि आपकी फर्म की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। फर्म की लाइबिलिटी इन द सेंस कि जो उसके पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। आप तो बोलोगे भैया फर्म को बेच लो और जो पैसा आएगा उससे क्रेडिटर्स को निपटा दो, बट फर्म के पास एसेट जो है वो बहुत कम है,
तो उस केस में अगर ऐसी सिचुएशन भी ट्राइब्यूनल को दिखती है तो भी वो इसको क्लोज कर सकता है क्लॉज ई के तहत। तो मतलब ये मिसलेनियस चीज़ें होगी जहाँ पे कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो उसको लगता है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं है और उससे कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है या कुछ लोगों का उससे बुरा हो सकता है, तो उन सिचुएशन में वो क्लॉज ई को यूज़ करता हुआ आपके ऑर्डर पास कर देगा आपके क्लोजर के। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन आपको कौन बता के चल रहा है? ये बता रहा है सेक्शन नंबर 64, जहां पे 5 ऐसे क्राइटेरिया, 5 ऐसे सर्कमस्टांसेस दे दिए गए किसको, ट्राइब्यूनल को, जहां पे वो उसको क्लोज कर सकता है। ठीक है सर। नाउ अब इसके रूल्स की बात करो तो रूल्स का एक बेसिकली एक एरिया दे दिया गया जहां पे कहा जा रहा है क्या कि भैया सेक्शन नंबर 65 के अंदर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर बना सकती है, प्रोविजंस बना सकती है किससे रिलेटेड, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन से रिलेटेड वो रूल्स बना सकती है, वो प्रोविजंस तैयार कर सकती है। तो बेसिकली एक एरिया दे दिया गया, एक स्पेस दे दिया गया इस एक्ट के अंदर जहां पे सीजी को एम्पावर्ड कर दिया गया कि आपको कोई भी प्रोविजंस बनाने हो, कोई भी रूल्स बनाने हो तो आप किस में जाके बनाओगे, सेक्शन नंबर 65 में, रिलेटेड टू व्हाट, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। ठीक है सर। तो दीज आर दी फ्यू सेक्शंस जिसके अंदर हमने बात की किसकी, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन की। सेक्शन नंबर 63 आपको कह रहा है कि भैया वाउंड अप डिसोल्यूशन दो सिचुएशन में किया जा सकता है, वॉलंटरी और ट्राइब्यूनल। ठीक है, और एक बार आपका जो फर्म है, जो एलएलपी है, वो वाइंड अप हो गया तो ऑब्वियसली वो डिसॉल्व ट्रीट कर लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 64 जो है वो 5 सिचुएशन बताता है जहां पे ट्राइब्यूनल को वो अधिकार देता है कि भैया इन सिचुएशन के अंदर आप वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकते हो। और 65 में सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एम्पावर्ड है कि वो प्रोविजंस बना सकती है डिसोल्यूशन या फिर वाइंडिंग अप से रिलेटेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वाइंडिंग अप। नाउ जो रिमेनिंग एरिया की अगर मैं बात करें तो थोड़ा सा एरिया, थोड़ी सी कुछ बातें रह जाती है जिसको कि मिसलेनियस में कवर किया गया है, जिसके अंदर हम बचे हुए कुछ सेक्शंस की बात करेंगे जिसके अंदर वो प्रोविजंस डील किए जाएंगे जो कि पीछे कवर नहीं हुए बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला आता है सेक्शन नंबर 66, क्या बात कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर विद एलएलपी। मतलब क्या हुआ सर, ऐसा जब आप 12th क्लास में थे, अगर आप याद करोगे तो 12th क्लास में एक चीज हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे सर, हम ये पढ़ते थे कि एक हमारा पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है सर, अब इसके अंदर 2 पार्टनर्स है लेट्स से। ठीक है, अब ये जो फर्म है हमारा, इसको हम आज के टाइम पे क्या कहकर चल रहे हैं, एलएलपी करके चल रहे हैं। इसको जरूरत पड़ी फंड्स की। अब इसको फंड्स की जरूरत पड़ी तो ये मार्केट में जा रहा है क्या करने के लिए, पैसा लेने के लिए, मतलब लोन लेने के लिए। अब इनमें से एक पार्टनर ए और बी में से लेट से ए जो है उसके पास पैसा रखा हुआ है, लेट से उसको 5 लाख के लोन की आवश्यकता है, उसके लिए वो लोन के लिए मार्केट में गया है और इस भाई के पास जो 5 लाख रुपए हैं वो अवेलेबल है, पर ये बंदा इसको दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा है सर, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर मैं इस फर्म में पैसा लगाऊंगा ना तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा कैपिटल। और लेट से हम एज्यूम करते हैं कि इस फर्म के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट बनाया गया है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है। तो कह रहा है 5 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, मुझे ब्याज भी मिलेगा नहीं, क्या फायदा, क्यों लगाऊं मैं इसको। पर जब ये फर्म जो है ये मार्केट से जब फंड उठाएगी तो लेट से मार्केट से इसको 8% के ब्याज पे पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहा जाता है कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है जो कि झिझक रहा है इस बिजनेस से, इस फर्म से ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन कर सकता है और उसको पार्टनर नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा फॉर दिस पर्पस। मतलब कि ये जो 5 लाख रुपए है ये कैपिटल ना बोल के ये उसको लोन बोल के भी इस फर्म को दे सकता है और उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। उसी तरीके से जो कि ये फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी को देती है अगर उससे लोन लेती तो। ठीक है, तो ये हमने बचपन में पढ़ा था, आपको अगर याद आ रहा हो 12th क्लास की आपको पार्टनरशिप यहां पे याद आ जानी चाहिए थी। नाउ सेम फैशन में सेक्शन नंबर 66 बनाया गया जो कि क्या कह रहा है कि कोई भी पार्टनर जो है वो पैसे लेंड कर सकता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है किसके साथ, एलएलपी के साथ, एंड हैज द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू द लोन और अदर ट्रांजैक्शन एज अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर। मतलब कि उसको वही सारे राइट्स दिए जाएंगे, वही सारे ऑब्लिगेशंस होंगे जो कि उस व्यक्ति पे होते जो कि उसका पार्टनर नहीं होता। मतलब वो अगर किसी मार्केट से जाके लोन लेता, किसी XYZ से जाके लोन लेता। ठीक है, तो जो अधिकार इस व्यक्ति के होते वही अधिकार इस पार्टनर के भी मान लिए जाएंगे और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 63। आई होप आपने इसका प्रैक्टिकल्स किए हैं, आपने बकायदा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंसेस को समझा था अपने 12th क्लास में जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो उसी बेसिक को यहां पे उतार दिया गया है प्रोविजन के अंदर, सेक्शन नंबर 66 के अंदर। नाउ
अगला सेक्शन आता है मिसलेनियस में, सेक्शन नंबर 67। ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको अगर मेरे को एलएलपी पे अप्लाई करने हो तो क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और कर सकता हूं तो उसके लिए किन किन चीजों से मुझे गुजरना पड़ेगा, मतलब उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। मतलब क्या हुआ कि सर एक एलएलपी एक्ट जो है ना, ये एक स्मॉल एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, और इसको कहीं ना कहीं फीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं हम किसके? कंपनीज एक्ट के। अब कंपनीज एक्ट तो क्या है, बहुत ही बड़ा एक्ट है। तो क्या कहा जा रहा है, आपने पीछे भी पढ़ा था कि कोई भी ऐसा चीज जो कि एलएलपी एक्ट में कवर नहीं किया है, अगर एलएलपी एक्ट में कवर नहीं है लेकिन वो कंपनीज एक्ट में अगर कवर है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस वाली चीज को उठा लेना और एलएलपी पे अप्लाई कर लेना। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इस चीज की बात यहां पे की जा रही है कि अगर ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो क्या अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्या, या किसके पास पावर है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है? क्या रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है? क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है? आखिर पावर है तो है किसके पास, और इनके पास भी नहीं है तो किसके पास है अल्टीमेटली? तो उसकी बात कर रहा है सेक्शन नंबर 67, जो कि ये बताएगा कि क्या हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके क्या तरीके हैं, कौन उसको एम्पावर करेगा, किस तरीके से वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है सर, चलिए। तो क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो कर सकता है, मतलब कि वो ऑफिशियल गेजेट के अंदर नोटिफाई कर सकता है कि किन किन चीजों को, किन किन ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि कंपनीज एक्ट के हैं और उसको हम अप्लाई करवा रहे हैं कहां पे, उन प्रोविजंस को अप्लाई कहां करा रहे हैं, हमारे एलएलपी एक्ट के ऊपर। ठीक है सर, लेकिन वो जो एप्लीकेशन होगी, मतलब जो वो नोटिफाई करेगा, वो नोटिफाई करने के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, वो कुछ कंडीशंस है जो कि हम पढ़ेंगे सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है सर, तो सब सेक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हाँ भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसके पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल गेजेट के अंदर नोटिफाई कर सकता है, और वो कह सकता है कि ये प्रोविजंस जो हैं वो एलएलपी के ऊपर अप्लाई होंगे, एलएलपी के ऊपर अप्लाई होंगे। और साथ ही में वो ये भी कह सकता है कि विद सम एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन उस सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा एलएलपी के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि हम सपोज कहते हैं कि भैया सेक्शन नंबर, ऐसी मैं रैंडम उठा रहा हूं एग्जांपल पर्पस के लिए, कि सेक्शन नंबर 25 जो है कंपनीज एक्ट का, वो हम कहते हैं कि भैया एलएलपी के ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन जो इस 25 के पेनल्टीज हैं वो हम अप्लाई नहीं करना चाहते। मतलब प्रोविजन अप्लाई होगा लेकिन पेनल्टी अप्लाई नहीं होगी, या लेट से पेनल्टी अप्लाई होगी लेकिन 50% पेनल्टी ही अप्लाई होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो ये भी कह सकते हैं कि प्रोविजन को सेम टू सेम अप्लाई करो एलएलपी के ऊपर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई तो होगा बट विद सम एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन और एडेप्शन एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। उसको नोटिफिकेशन में अलग से मेंशन कर दिया जाएगा कि ये सेक्शन अप्लाई होगा विद सम एक्सेप्शन। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, मतलब कि वो चाहे तो पूरा भी अप्लाई करवा सकती है और चाहे तो उसका पार्ट भी अप्लाई करवा सकती है। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ सर, कुल मिला के कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस चीज की कि वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को एलएलपी के ऊपर डाल सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा कहां पे, पार्लियामेंट में। मतलब कि जितने भी इस टाइप के नोटिफिकेशन होंगे ना वो आपको पास करवाना पड़ेगा, वो आपको पास कहां करवाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा, वहां पे उसको पेश करना पड़ेगा बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों जगह आपको इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा व्हाइल इट इज इन सेशन, जब भी उसके सेशन चल रहे होंगे। कितने दिन तक ये लेट डाउन रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, तो कहा जा रहा है कि 30 दिन तक ये रहेगा कहां पे, पार्लियामेंट के सेशन में। ठीक है, और जब ये पीरियड खत्म होने वाला होगा उससे पहले अगर इफ, मतलब कि जब ये सेशन हमारा एक्सपायर होने वाला हो या फिर ये दिन जो हमारे हैं वो एक्सपायर होने वाले हो, 30 दिन पूरे होने वाले हो, या फिर सेशन खत्म होने वाला हो, अगर उससे पहले दोनों हाउसेज, बोथ राज्यसभा और लोकसभा, दोनों हाउसेज अगर एग्री हो जाते हैं किस चीज के लिए, कि हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, मतलब कि जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो उस पे वो एग्री नहीं होते, या फिर वो एग्री होते हैं कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब कि साहब आपने कहा था ये 5 प्रोविजन हम अप्लाई करवाएंगे, उन्होंने कहा नहीं जी 5 के 5 अप्लाई नहीं होंगे, सिचुएशन नंबर 1, या फिर उन्होंने कहा इस 5 में से ये 4 जो है यही अप्लाई होगा, 5वां अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, तो मतलब कि दोनों हाउसेज जो हैं वो एग्री हो जाते हैं इन डिसअप्रूविंग द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब कि उनकी सहमति है दोनों हाउसेज की कि इस नोटिफिकेशन को अप्रूव ना किया जाए या फिर अप्रूव किया जाए, एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन दी नोटिफिकेशन, मतलब कि वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको नोटिफाई करने के लिए एग्री हुए। ठीक है सर, तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कब? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस सेशन, इमीडिएटली फॉलोइंग दिस सेशन और द सक्सेसिव सेशन एफर्सेड, मतलब कि जो पीछे कहा गया है भैया 30 दिन जो है, उस 30 दिन के जो भी सेशन होंगे उसके खत्म होने से पहले पहले अगर वो एग्री हो गए कि भैया इसको भूल जाओ तो भूल जाएंगे, और अगर एग्री हो गए कि याद रखो लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, तो उस मॉडिफिकेशन के साथ मान लिया जाएगा कि वो हमारा नोटिफिकेशन जो है वो अब नोटिफाई हो सकता है, गैजेट में जा सकता है। ठीक है सर, तो द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड एज द केस में बी, शैल बी इशूड ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म एज में बी एग्रीड अपॉन बाय दी बोथ हाउसेज, मतलब कि अगर पहले वाली सिचुएशन की बात करें जहां उसने डिसअप्रूव कर दिया तो उस केस में आप नोटिफिकेशन को अप्रूव इशू नहीं करोगे। अगर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने उसको डिसअप्रूव कर दिया है तो उस केस में आप नोटिफिकेशन को इशू करोगे ही नहीं, आपके गैजेट में जाएगा ही नहीं। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको एग्री किया था तो उस केस में आप उस मॉडिफाइड नोटिफिकेशन को ही आप एग्रीड मानोगे और उसको ही पेश करोगे कहां पे? अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी कवर हो जाती है किसके अंदर? आपका जो नेक्स्ट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 67, जिसके अंदर आपको 2 क्लॉजेस दिए गए। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, लेकिन करने से पहले उसके पास उसको कहां जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास 3 दिन तक इसको लेट डाउन करके रखना पड़ेगा और एक्टिव सेशन के अंदर, और उस 30 दिन के पहले पहले या तो दोनों हाउसेज एग्री कर जाएंगे इसको डिसअप्रूव करने के लिए या फिर अप्रूव करेंगे विद सम मॉडिफिकेशन। अगर डिसअप्रूव कर दिया तो नोटिफिकेशन आपका खत्म हो गया, और अगर एग्री कर गए विद सम मॉडिफिकेशन तो उस मॉडिफिकेशन के साथ आप उस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर सकते हो। ठीक है सर, नाउ नेक्स्ट एरिया आता है आपका सेक्शन नंबर 69। ठीक है, फटाफट से 2 ही सेक्शन बचे हमारा, उसके बाद आप कह सकते हो कि आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर 69 की बात करेंगे, सेक्शन नंबर 70 की बात करेंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? पेमेंट ऑफ एडिशनल फी। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी का मतलब क्या होता है सर? कि आपने क्या देखा ना कि हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक सेक्शन में कुछ कुछ पेनल्टी बताई गई है। ठीक है सर, पेनल्टी कब कब बताई गई है? कि सपोज आपने कोई फाइलिंग नहीं करी तो पेनल्टी लगेगी, फाइलिंग आपने एक नहीं की पेनल्टी लगेगी, बी की नहीं की पेनल्टी लगेगी, सी की नहीं की पेनल्टी लगेगी, मतलब कि आपको सिचुएशनल पेनल्टी बताई गई है। ठीक है सर, अब पेनल्टी लगेगी वो भी तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूइंग पेनल्टी भी है। मतलब क्या हुआ कि आपको हर दिन का कहते हैं 100 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे, कब तक? जब तक कि आप जो है उस सेक्शन के अंदर कहां रहोगे? डिफॉल्ट में रहोगे। ठीक है सर, अभी डिफॉल्ट को रोके कैसे? तो जनरली क्या होता है कि आपको करनी होती है फाइलिंग विद इन द ड्यू डेट। विद इन द ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया, ड्यू डेट आपका क्रॉस हो गया, तो उसके बाद भी तो आपको इस डिफॉल्ट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी डेट पे जाके फाइलिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, फाइलिंग करनी पड़ेगी। अब जब आप इसकी ड्यू डेट के अंदर फाइलिंग करते तो आपको कैसे फाइल करनी होती? किसी न किसी फॉर्म के अंदर उस एप्लीकेशन को फाइल करना होता, और साथ ही में कुछ ना कुछ फीस भी पे करनी होती है। बिल्कुल सर, ये भी हमने पढ़ा है, एज सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि कोई ना कोई फीस की पेमेंट तो हमें हर फाइलिंग के अंदर करनी होती है। बिल्कुल करनी होती है सर। नाउ अब कहा जा रहा है कि साहब लेट हो गया। अब जब लेट हो गया तो आपसे फाइलिंग का ऑप्शन छीना नहीं जा रहा, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि भाई अब फाइल करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा? एडिशनल फी देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि पहले अगर आप विद इन ड्यू डेट इसको फाइल कर देते तो आपसे कहा जा रहा है कि 300 रुपये आपको एक फॉर्म की फीस लगेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्योंकि आप डिफॉल्ट कर चुके हो, आप लेट में फाइल कर रहे हो, तो ये जो फीस है आपकी वो कितनी हो जाएगी? 300 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एडिशनल फीस आपको 200 और देना पड़ेगा, टोटल आपको 500 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 200 आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है दैट इज योर एडिशनल फी। ये एडिशनल फी का जो क्लॉज है वो कहां से आता है? वो आता है सेक्शन नंबर 69 से, जो कि इंपावर करता है कि भैया आप एडिशनल फी भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है सर, अब बात आती है कि क्या ये 200 रुपये की एडिशनल फी जो है ये सभी के लिए 200 ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सभी के लिए क्यों 200 रहेगा? कोई LLP ऐसी हो सकती है जो कि बड़ी होगी। बड़ी का मतलब क्या हुआ कि इसने अगर डिफॉल्ट किया तो इसका इंपैक्ट बड़ा आएगा, और कोई LLP ऐसी हो सकती है जो कि छोटी होगी, तो उस केस में क्या होगा कि अगर उसने डिफॉल्ट किया तो उसका इंपैक्ट छोटा आएगा। बिल्कुल सही सर। तो मतलब क्या हुआ
कि जो ये फीस है ना, ये इसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जा सकता है कि अगर बड़ी एलएलपी है तो इससे एडिशनल फी आप 200 ना लेना, इससे 1000 रुपये लेना, और छोटी है तो इससे आप 200 ही ले लेना। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्लासेस ऑफ द एलएलपी, डिपेंडिंग अपॉन दी क्लासेस ऑफ द एलएलपी एडिशनल फी बनाई जा सकती है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि हमने देखा था एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, उसकी लेट फाइलिंग की फीस 200 अगर रखते हैं तो क्या एनुअल रिटर्न की एडिशनल फी भी 200 रखनी पड़ेगी? मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये कहना चाह रहे हैं हम कि क्या अलग अलग फॉर्म की एडिशनल फी अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो बिल्कुल हो सकती है, उसका भी प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर 16 देके चल रहा है। वो कह रहा है कि सपोज एक फाइलिंग के अंदर आप एडिशनल फी 200 लेते हो तो दूसरे फाइलिंग में आप 100 भी ले सकते हो और 300 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट। मतलब कि उस डॉक्यूमेंट पे, उस रिटर्न पे डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का रिटर्न है, उस अकॉर्डिंग फीस डिसाइड हो सकती है। तो कुल मिला के बात ये कहने का मतलब है कि हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक रिटर्न की फीस अलग हो सकती है, और हर एक एलएलपी और हर एक एलएलपी के टाइप्स के अंदर, एलएलपी के क्लासेस के अंदर उसकी फीस अलग हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको कौन बता रहा है? ये सारी बातें आपको बता रहा है सेक्शन नंबर 69। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस सेक्शन। नाउ फटाफट से एक रीडिंग लगा लेते हैं कि क्या ऐसी ही बातें लिखी हैं इस प्रोविजन के अंदर। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और फाइल्ड अंडर दिस एक्ट। कह रहा है इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिटर्न की रिक्वायरमेंट थी कि उसकी आपको फाइलिंग करनी है, ठीक है सर, विद द रजिस्ट्रार, फाइलिंग तो रजिस्ट्रार के पास ही की जाती है और तो किसी के पास करते नहीं है। इफ इज नॉट रजिस्टर्ड और फाइल्ड इन टाइम प्रोवाइडेड देयर इन, जो भी उसके अंदर टाइम दिया गया था, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, वॉट एवर इट इज, उसके भीतर आपने फाइलिंग नहीं करी, मे बी रजिस्टर्ड और फाइल्ड आफ्टर दैट टाइम, लेकिन आप फाइल तो करोगे क्योंकि आपको पेनल्टी रोकनी पड़ेगी, अपनी रोकने के लिए आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो आपने उसके बाद फाइल किया। ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फी एज मे बी प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू एनी फीस एज इज पेबल फॉर फाइलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न। मतलब कि डॉक्यूमेंट और रिटर्न फाइल करने के लिए जो आपको फीस पे करनी पड़ती थी, उसके अलावा आपको उसके एडिशन में आपको कुछ फीस और पे करनी पड़ रही है, वो आपकी क्या है? एडिशनल फी है। Now, provided that such document or return shall be filed after the due date of filing without prejudice to any other action or liabilities under this act। मतलब कि भैया उसके ना कोई और एक्शन या लाइबिलिटी जो इसके अंदर दी गई है उससे उसका कोई लेन देन नहीं है, उससे उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तब जाके आप फाइलिंग कर पा रहे हो। मतलब कि अगर लेट फाइलिंग के ऊपर कोई पेनल्टी लग रही है तो उस पेनल्टी से कोई इंपैक्ट नहीं है इस सेक्शन का। ये सेक्शन उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, अगर कोई पेनल्टी लगनी है तो लगेगी, कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है आपके ऊपर तो वो होगी, वो जो भी जिस एक्ट के अंदर जो बातें लिखी हैं वो वैसे ही रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपसे एडिशनल फी की बात की जा रही है जो कि आप बाद में फाइल कर रहे हो, उसके ऊपर आप एडिशनल फी पे यहाँ पे करके चलोगे। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ डिफरेंट फी, मतलब भेदभाव किया जा सकता है, एक पानी की बोतल जो कि नॉर्मल मार्केट में 20 रुपए की मिलती है, वो रेलवे स्टेशन पे वही पानी की बोतल जो है वो आपकी 30 की भी हो सकती है, और एयरपोर्ट पे वही पानी की बोतल आपकी 100 रुपए की भी हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंट फीस भी लिया जा सकता है, और एडिशनल फी में भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलएलपी और फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न्स रिक्वायर्ड टू बी फाइल अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग फीस हो सकती है, अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग क्लासेस की भी अलग अलग फीस हो सकती है। क्लासेस मतलब एलएलपी की वैरायटीज की भी अलग अलग फीस हो सकती है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 69। नाउ नेक्स्ट आता है आपका द लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 70, जो कि बात करता है क्या? इनहैंस्ड पनिशमेंट। इनहैंस्ड पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस एक्ट ने कहा कि आपको पनिश करो। पनिश कब करो? जब जब आप कोई डिफॉल्ट करो, जब जब आप कुछ डिफॉल्ट करोगे तो इस एक्ट के हर एक सेक्शन ने आपको अलग अलग प्रकार की पनिशमेंट बताई। ठीक है, पनिशमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड की गई। एक कहा गया कि भाई अगर बहुत ही बड़ा जुर्म है तो इस भाई को कहां डाल दो? जेल में डाल दो, इम्प्रिजनमेंट की सजा बताई गई। और अदरवाइज आपसे कहा कि भैया फाइन भरो। आपसे का मतलब कि फाइन के लिए आपके एलएलपी को भी कभी पकड़ा गया, कभी डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ा गया जहां कंप्लायंस की बात आ रही थी, और जहां पे डीपी नहीं थे या फिर जहां कंप्लायंस का मैटर नहीं था वहां पे पार्टनर को भी पकड़ लिया गया। ठीक है, इन तीनों से क्या ले लिया गया? फाइन। और अगर संगीन अपराध है तो उस केस में डाल दिया गया उसको जेल के अंदर। नाउ सेक्शन नंबर 70 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इनहैंस्ड। अब इनहैंस्ड में क्या करोगे भाई? किसी को कैद दे दी तो कैद दे दी ना, बात खत्म हो गई। मतलब कि जहां पे इम्प्रिजनमेंट है वहां पे इनहैंस्ड पनिशमेंट आपका अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है सर, जहां पे फाइन है वहां पे ये अप्लाई हो रहा है,
और जहां पे दोनों है वहां पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि फाइन तो आ गया ना। अल्टीमेटली जो इनहेंस्ड पनिशमेंट है वो किसके ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है आपके फाइन के ऊपर। फाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक बार अपराध किया और आपको जिस सेक्शन ने था उस सेक्शन ने सजा सुनाई और आपने वो सजा पाली और आपने जो भी फाइन या पेमेंट करनी थी वो कर दी, जेल जाना था तो जेल भी होके आ गए। नाउ आप क्या कर रहे हो, आप मान ही नहीं रहे, आप कह रहे हो जी हम वो ऑफेंस दोबारा करेंगे, वो अपराध हम दोबारा करेंगे, और दोबारा छोड़ो हम तो कह रहे हैं कि हम करते रहेंगे। अब इस एक्ट ने कहा कि ये तो बड़ा ही ढीठ बंदा है, ये तो कह रहा है बार बार करेंगे ये अपराध, अब क्या करें इसके लिए। तो उस केस में सेक्शन नंबर 70 को पावर दी गई कि भैया आप ऐसा करो, इंप्रिजनमेंट अगर है तो वो रहने दो, या फिर इंप्रिजनमेंट और पेनल्टी दोनों है तो रहने दो, लेकिन पेनल्टी को क्या कर दो, डबल कर दो। अगर दोबारा अपराध करता है या बार बार अपराध करता रहता है, दोबारा तिबारा चौबारा जो भी है, तो उस केस में जो आपका फाइन होगा ना उसको क्या कर दो, डबल कर दो, ट्वाइस कर दो फाइन को। जो भी उस सेक्शन के अंदर कोट किया गया है आपका फाइन, उसका वो 2 गुना कर दिया जाएगा। सर इंप्रिजनमेंट को 2 गुना करेंगे क्या, नहीं, उसको 2 गुना करने की बात ही आपको नहीं कर रहा, सेक्शन नंबर 70 उसकी पावर नहीं देता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि अगर बार बार अपराध करोगे तो आपके जो सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस होंगे उस केस में जो भी आपका फाइन होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। अगर जेल और फाइन दोनों है तो फाइन को डबल कर सकते हैं, जेल में कुछ नहीं करना, सिर्फ जेल है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ फाइन है तो उसको अगेन डबल किया जा सकता है। द पॉइंट इज कि जहां जहां फाइन होगा वहां वहां को सेकंड या सब्सिक्वेंट केसेस में उसको डबल कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 70। नाउ फटाफट से एक बार रीडिंग मारते हैं। In case a LLP or any partner or designated partner of such LLP commits any offense, the LLP or any partner or designated partner shall for the second or subsequent offense, पहले वाले की बात नहीं कर रहा, पहले बार में तो जो सेक्शन में लिखा है उसी को फॉलो करेंगे, बट वो जो अपराध है वो दूसरी बार हो रहा है या फिर दूसरी बार से भी ज्यादा हो रहा है, सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस हैं, बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज प्रोवाइडेड, जैसा लिखा होगा अगर इम्प्रिजनमेंट है तो उसी की बात मानेंगे, कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ ऑफेंस फॉर विच फाइन इज प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, ईदर अलॉन्ग विद और एक्सक्लूसिव ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि फाइन है इम्प्रिजनमेंट के साथ या फिर इम्प्रिजनमेंट के बिना, जैसी भी सिचुएशन हमें कोई मतलब नहीं, हम तो किसको पकड़ रहे हैं, हम फाइन को पकड़ रहे हैं। विद फाइन विच शैल बी twice the amount of fine of such offense for such offense, मतलब कि जो भी उसके अंदर प्रिस्क्राइब ऑफेंस है उसका जो भी फाइन होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस कर दिया जाएगा। चाहे वो इम्प्रिजनमेंट के साथ हो तो भी ट्वाइस कर सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट के बिना हो तो भी उसको ट्वाइस किया जा सकता है। द थिंग इज कि फाइन को डबल करने की बात कर रहा है कौन, सेक्शन नंबर 70, दैट्स इट। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट योर LLP। आई होप आपको ये चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए कवर करा पाया हूँ। बट स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि हमें इसके अंदर और डिटेल में जाने की आवश्यकता थी, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमने छोड़ दिया विच इज़ रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, या फिर कोई और डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर उसको पूछें, उसको डिस्कस करेंगे, हम उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे जैसे कि हमने बाकी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला है। नाउ आगे के अब हमारे जो रोल स्टेप है वो बेसिकली क्या होने वाले हैं कि अब जो कुछ मिसलेनियस चीज़ें रह जाएंगी वो इसको हम कवर करेंगे, एक इसकी समरी है उसको बहुत प्यारी तरीके से यहाँ पे कवर अप करेंगे, उसके बाद जो इसके प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद इसके एक रिवीजन वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम पूरे एक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर डिटेल में देख लिया तो ऑब्वियसली आप रिवीजन के टाइम पे मेरे साथ बने हुए रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर अगर एक बार आपने इसकी रीडिंग लगाई हुई है तो भी आप इस रिवीजन से अपना काम चला सकते हो, अनलेस अगर ये दोनों सिचुएशन आपके ऊपर फॉल नहीं होती है कि ना ही आपने ये वीडियोस कवर की है ना ही आपने इसकी एक बार रीडिंग लगाई हुई है, तो उस केस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डिटेल में कवर करें स्टार्टिंग से एंड, उसके बाद जाके रिवीजन की बात करें जबकि आपका एग्जाम होगा उससे पहले या फिर कोई टेस्ट हो तो उससे पहले। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर LLP। पैरेलली हम इसके जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि आपकी MTP हो सकती है, आपकी RTP हो सकती है और आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको साथ में कवर कराएंगे इन अ फेज मैनर, बीच बीच में उसकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, और साथ ही में कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जितने भी आपके MCQs है ना उसको कवर कराने की कोशिश बनी रहेगी। तो आप कम्युनिटी सेक्शन के थ्रू भी MCQs को रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहें और उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए जी, तो मिलते हैं आगे फर्दर क्लासेस के अंदर। फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं।